हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है दीपक पाठक। मैंने एमकॉम किया हुआ है और यूजीसी नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स के विषय में। तो ये जो नया टॉपिक हमारा आज का है तो ये रेलेवेंट है यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स यूनिट 2 से। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का ये पहला टॉपिक आता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड। तो यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स में यूनिट 1 जो आता है वह बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो उसके काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो वो मैंने डाला हुआ है। तो आप उसे ज़रूर देखें। सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने काफ़ी कम ड्यूरेशन में वीडियोस बना करके कवर किया हुआ है। तो ये नया सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के ऊपर भी सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस जो है सो बना करके मैं अपलोड करूँगा। तो आप ज़रूर देखिए। पहले आज हम शुरू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स से। तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और ये सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। So the implication of this concept is that owner and business are treated as two different and distinct entities. We record transactions from the point of view of business. तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि ऑनर का और बिजनेस का दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है और हम लोग जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को मनी के फॉर्म में मेज़र किया जा सकता है। तो टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द इंटरप्राइज। इट इज़ यूज्ड टू मेजर एसेट, लॉसेस, प्रॉफिट्स, लायबिलिटीज एट्सेट्रा। तो मनी में मेज़र करके और उसको बुक में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एसेट्स, लॉसेस, प्रॉफिट, लायबिलिटीज़ वगैरह को सही सही मेजर किया जा सके। तो किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हम मनी के रूप में मेज़र करेंगे तभी उसका रिकॉर्डिंग हो पाएगा और तभी हम बाद में वैल्यूएशन भी कर पाएंगे। तो ये कहता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। थर्ड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इट इज़ एज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अनफोर्सेबल पीरियड एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और स्केल डाउन इट्स ऑपरेशंस सिग्निफिकेंटली। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हम ये मान करके रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का कि बिजनेस हमारा अनफोर्सेबल पीरियड के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए चलने वाला है और मेरा कोई इरादा नहीं बिजनेस को क्लोज़ करने का। तो इन बातों को मान करके सारे रिकॉर्डिंग्स, सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर अकाउंटिंग पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी एंटरप्राइज के लाइफ को, किसी भी बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे पीरियड में बांट करके और रिकॉर्डिंग की जाती है। तो उससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस को जो है रेगुलर इंटरवल पर मेज़र किया जा सकता है। जैसे कुछ में होता है एनुअली मेजरमेंट होता है, कुछ में हाफ ईयरली, कुछ में क्वार्टरली। तो इस तरह से छोटे छोटे पीरियड में बांट करके और परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। फिर है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट एंड इट इज़ द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट। तो इसमें क्या है कि एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा उस प्राइस पे जिस पे इसको अक्वायर किया गया था, जिस प्राइस पे इसको ख़रीदा गया था, और वही प्राइस बेसिस बनेगा आगामी सारे आगामी सारे ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है
कि रेवेन्यू इज कंसिडर्ड टू हैव बीन रियलाइज, रेवेन्यू उसी समय रियलाइज मान लिया जाएगा व्हेन ए ट्रांजेक्शन हैज़ बीन एंटर्ड इनटू, जब ट्रांजेक्शन में पार्टी एंटर करेगी। और ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इस्टेब्लिश, ये तय हो जाएगा कि अमाउंट रिसीव करना है। तो जिस समय ट्रांजेक्शन में एंटर करेगी पार्टी उसी समय रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट। एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। तो महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है बिजनेस का कि प्रॉफिट को पीरियडिकली निर्धारित किया जा सके, प्रॉफिट का निर्धारण होता रहे। इट इज़ नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। तो रेवेन्यू जो आय हो रहा है उस पीरियड का और उस पीरियड में जो एक्सपेंस हो रहा है उसको मैच करना जरूरी हो जाता है फॉर डिटरमाइनिंग करेक्ट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ताकि अकाउंटिंग पीरियड के लिए करेक्ट प्रॉफिट को निर्धारित किया जा सके। नेक्स्ट आता है एक्रूवल कंसेप्ट। द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू। मतलब इससे पहले भी हम लोग एक कंसेप्ट देख चुके हैं इस तरह का। तो ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा व्हेन इट इज़ एंटर्ड इनटू, जब पार्टी इसमें एंटर कर जाएगी, एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। ऐसा नहीं कि जब फाइनल पेमेंट होगा तब हम रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं, जब पार्टी एंटर कर गई ट्रांजेक्शन में उसी समय इसका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। फिर एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। मतलब एक बार आपने जिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को सेलेक्ट कर लिया तो बार बार आपको उसी को अप्लाई करना है, हर बार आपको अपना अकाउंटिंग प्रैक्टिस चेंज नहीं करना है। एक बार आपने जिस फॉर्मेट का निर्धारण कर लिया आपको बस उसी फॉर्मेट पे आगे सारे अकाउंटिंग काम आपको करते रहना है। दिस कंसेप्ट हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनती है और तुलना करने में काफ़ी आसान हो जाता है कि प्रीवियस ईयर की अपेक्षा इस ईयर में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो आप बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। तो बिजनेस के इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट पूरी तरह से डिस्क्लोज करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मुख्य यही कहना है कि जितने भी इकोनॉमिक अफेयर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुए हैं उनका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। फिर है मेटेरियलिटी कंसेप्ट। इट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन इवेंट और आइटम। द यूजर्स ऑफ स्टेटमेंट मेक जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन शोन इन द रिपोर्ट। तो यूजर्स क्या करते हैं कि जजमेंट बनाते हैं जो रिपोर्ट आता है सामने उसको देख करके। तो एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल, किसी भी आइटम को मटेरियल तब समझा जाएगा if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of informed investor। जब ऐसा लगे कि इससे रिलेटेड नॉलेज जो है वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा इन्वेस्टर के डिसीजन को, तो उसको हम मेटेरियलिस्टिक आइटम मानेंगे। तो इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इज दैट मटेरियल डिटेल मस्ट बी गिवन, मटेरियल का डिटेल अवश्य दिया जाना चाहिए, ड्यू कंसिडरेशन एंड ट्रिवियल आइटम शुड बी इग्नोर्ड। और जो ट्रिवियल आइटम है, तुच्छ आइटम है, उन्हें साइड किया जा सके, उनको इग्नोर किया जा सके। फिर प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। तो ये प्रॉफिट तो एंटिसिपेट नहीं करता है, प्रॉफिट की आशा नहीं करता है, लेकिन सारे पॉसिबल लॉसेस के लिए बिजनेस को तैयार करता है। तो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। तो सारी प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को जो होने वाले हैं या हो सकते हैं तो उनको कंसीडर करके और ये काम करता है, इस कंसेप्ट के अनुसार काम किया जाता है। जैसे कि डिप्रिसिएशन का प्रोविज़न बना लिए पहले से, ठीक है, बैड डेट्स का प्रोविज़न पहले से बना लिए कि अगर कोई बैड डेट हो गया तो यहाँ से हम मेरे बिजनेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आए, तो उसका प्रबंध पहले से कर लिए। तो ये प्रूडेंस कंसेप्ट के अंतर्गत किया जाता है।
फिर है डुअल कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू हैज़ टू एस्पेक्ट। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ एन इक्वल अमाउंट। तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो सभी ट्रांजेक्शन के लिए जितने अमाउंट को डेबिट किया जाएगा उतने ही अमाउंट को क्रेडिट भी किया जाएगा, और इसके उल्टा भी ऐसा ही किया जाएगा, मतलब जितने अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा उतने अमाउंट को डेबिट भी किया जाएगा। तो ये डुअल कंसेप्ट के अनुसार काम करता है। फिर वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट होल्ड्स दैट द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। मतलब व्यक्तिगत पक्षपात किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे वो बिजनेस डॉक्यूमेंट से सपोर्टेड होने चाहिए। तो दीज डॉक्यूमेंट आर कैश मीमो, इनवॉइसेज, सेल्स बिल एट्सेट्रा। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, तो वही कैश मीमो, इनवॉइसेज, सेल्स बिल, परचेज बिल वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही सारी रिकॉर्डिंग्स होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा यूनिट 2 का सबसे पहला टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।